तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग जनवरी 8, 9, 10 का करंट अफेयर्स देखते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वन लाइनर्स देखते हैं, इसके डीप भी हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय मंत्रियों का सम्मेलन फर्स्ट ईयर देखेंगे। दूसरा क्या होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा आरबीआई के सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। दूसरा पी और पीएससीबी के रूप में संचालन करने की स्वीकृति प्राप्त करना। एआई संचालित रोबोटिक्स और औद्योगिक स्वचालन के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर। अभी इसमें डीप पढ़ेंगे, चिंता मत करो। चॉइस होना चाहिए, चॉइस बेल्ट आईपीबी से अनुबंध हासिल किया। वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी अनुमान। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। पूर्ण आकार से सक्रिय रूप से ठंड किए गए स्क्रैमजेट इंजन का दीर्घकालिक जमीनी परीक्षण। मेंढकों की दो नई प्रजातियों की खोज। विश्व हिंदी दिवस। केरल उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश ने शपथ किया। कर्नाटक कैबिनेट ने महिला एवं बाल विकास सुरक्षा योजना को मंजूरी दिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड का स्टेबलाइज किया है, इंडस फूड। तो इन सभी के बारे में हम लोग डीप पढ़ते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, सबसे पहले हम लोग वस्त्र मंत्रालय के बारे में देखते हैं, इसका सम्मेलन क्या था। तो ये असम के गुवाहाटी में हुआ था। कहां हुआ था? असम के गुवाहाटी में हुआ था। 2 दिवसीय था, 8 और 9 जनवरी को। देखो, राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन जो है वो 26, 8, 9 जनवरी को हुआ था। और ये कहां हुआ था? असम के गुवाहाटी में हुआ था। कहां हुआ था? असम के गुवाहाटी में हुआ था। इसके बाद में इसका अगर मैं विषय बात करूं तो इसका विषय याद रखना, भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवाचार का ताना बाना। ये एकदम याद कर लेना। जितने भी बच्चे जा रहे हो अभी आलो एआलो का एग्जाम देने, ठीक है, आलो एआलो का जितने लोग जा रहे हो इसको रख लो। ये मैं पक्का बताऊं, 100% कह रहा हूं कि ये लाइन आपसे पूछा जाएगा। ये लाइन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवाचार का ताना बाना विषय किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक, तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट देखो, वस्त्र मंत्रालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वस्त्र मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी एकत्रित हुए। कौन कौन एकत्रित हुए, ये बात याद रखना। पहली बात तो केंद्र मंत्री हुए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहले केंद्र मंत्री इस उद्घाटन में हुए थे। सबसे पहले केंद्र मंत्री, क्या नाम है उनका? उनका नाम है गिरिराज सिंह। क्या नाम है उनका? गिरिराज सिंह। दूसरा, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री जो है वो पवित्रा मार्गरेटा है, पवित्रा मार्गरेटा। और उसके बाद में मैं बात करूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। और बहुत सारे लोग आए, लेकिन ये आपको नाम याद करने वाले हैं जो आपके उसमें पूछा जा सकता है। ठीक, रिपोर्ट का विमोचन। इस कार्यक्रम के दौरान जो रिपोर्ट बनाया गया था उसका शीर्षक याद रखना कि भारत का वस्त्र एटलस, भारत का वस्त्र एटलस राज्य संकल्प 2025 शीर्षक वाली जो रिपोर्ट बनाया गया था उसका शीर्षक था। ये शीर्षक याद रखना, भारत का वस्त्र एटलस राज्य संकल्प 2025। ये शीर्षक एकदम याद कर लेना, अच्छे से एकदम रख लेना, क्योंकि ये शीर्षक से आपका स्टेटमेंट या कथन कारक बनाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है वन लाइनर्स में? विश्व सम्मेलन। इस सम्मेलन का मतलब क्या था कि ये जो है कहीं ना कहीं जो उत्तरी पूर्वी है, उत्तरी पूर्वी में जो हथकरघा वगैरह है, ठीक है, या डोमेस्टिक, जो भी डोमेस्टिक फील्ड के जितने भी वर्क है, जिसमें मूंगा है, कपास, मतलब ये है क्या कहते हैं, सहतूत है, रेशम है, या और सब है, इन सब में क्या है, इसको ब्रांडिंग मिल सके, इसको ब्रांडिंग मिल सके और अपना जो भारत है डोमेस्टिक लेवल से वो कहीं ना कहीं मल्टीपल में आ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं कि डीएलटी योजना का शुभारंभ के दौरान जो है इसमें वही डिजाइन किया गया है, एक रणनीति, ऐसी रणनीति अपनाई गई है जिसमें क्या हो कि ये हमारा एमएलटी पर हो जाए, मल्टीनेशनल लेवल पर हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को आरबीआई से क्या हो गया है, मंजूरी मिल गई है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, क्या है इसके परीक्षा से। बीओबी को आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ठीक, ये बात याद रखना। इसका महत्व क्या है? इसका है एसपीडी व्यवसाय का शुरू करना। इसका महत्व क्या है? एसपीडी व्यवसाय का शुरू करना। भारत में कुल एसपीडी 7 एसपीडी है। भारत में कुल बैंक पीडी कितने हैं? 14 है, जिसमें से बैंक ऑफ इंडिया है, केनरा बैंक है
और फिर हम कह सकते हैं यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड स्थापित है। ठीक, नेक्स्ट देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें मैं बात करूं कि इसके प्रबंधक निदेशक जो सीईओ हैं, कार्यकारी, वो क्या है, देवादत्त चंद्र हैं, और मुख्यालय कहाँ इनका, बड़ोदरा है। टैगलाइन क्या है, भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक। टैगलाइन याद रखना कि जो बैंक ऑफ बड़ोदरा है उसका टैगलाइन क्या है, भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक। स्टेबलाइज कब हुई थी, 1908 में। ये जो है 1908 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका पीएपी और पीएसीबी का स्वीकृति प्राप्त की गई थी, इसको भी दिया गया था स्वीकृति। इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो पीएपी है और पीएसीबी है, इसका उद्देश्य क्या था ये देख लो। हम लोग अगर बात करें तो परीक्षा संबंधी से, कि इसका जो कार्य था वो पीएपी और पीएसीबी के रूप में संचालन करने की स्वीकृति देना, और पीएजी जो है ये प्राप्त करता है। स्वीकृति किसने दी है, नियामक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने दिया है। महत्व क्या है, पेजी सभी पीए लाइसेंसों का पूरा होना। इसका फायदा क्या है, देखो इसका फायदा क्या है और कहां शुरू किया गया है। तो पेजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो पेजी जो है ये 2021 में बेंगलुरु, कहां पर, बेंगलुरु में हुआ है। 2021 में बेंगलुरु में हुआ है, बेंगलुरु की कर्नाटक में स्थापित किया गया है। पेजी भारतीय व्यवसाय के लिए भुगतान और संरचना विकसित करना है। ठीक है, व्यवसाय में सबसे ज्यादा काम करेगा भारत के। देखो और ये कहां कहां काम करेगा, ये कहां कहां लेन देन करेगा, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपका घरेलू और सीमा पार लेन देन सरल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीनेशनल जो बिजनेस होते हैं उन सब के लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल है। आपका जो पीएजी है ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल है, बाकी डोमेस्टिक में तो है ही है अपना। नेक्स्ट बात करते हैं 2026 में भारत की फौज लिमिटेड बीएफएल की बात अगर किया जाए, और जर्मनी के एजाइल रोबोट्स एसआई ने महाराष्ट्र के पुणे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित रोबोटिक्स और बुद्धिमान औद्योगिक संचालन में को बनाया गया है। इसका महत्व देखो, ये बनाया किस लिए गया है, जो आपका बीएफएल के तहत इसने हस्ताक्षर किया है, एक मतलब बनाया नहीं, हस्ताक्षर हुआ मतलब पीपी टाइप का। ये क्या है, ये आपका एआई संचालित एक रोबोटिक्स और औद्योगिक स्वचालन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। संस्थाएं कौन सी थी, भारत फोर्स और एजाइल। ठीक है, एजाइल रोबोट्स जर्मनी, दो थे, भारत और जर्मनी थे, दो देश याद रखना है, बीजे। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा और अलग नौटंकी की है, कहां हुआ था, पूरे महाराष्ट्र में। कहां हुआ था, पूरे महाराष्ट्र में। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि अपना भारत कहीं ना कहीं नागरिक विनिर्माण उद्योग के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पहला लैस रोबोट प्रणालियों द्वारा, मतलब इसमें कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य सेवा, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जिसमें औद्योगिक उपभोक्ता का उत्पाद और लॉजिस्टिक होना चाहिए। और देख लो क्या क्या इसका यूज होगा, इसका यूज जो है कहीं ना कहीं विनिर्माण, औद्योगिक उपभोक्ता प्राइवेट में किया जाएगा, लॉजिस्टिक और ऑटोमोटिव स्वास्थ्य सेवा में किया जाएगा, मतलब मेडिकल वगैरह में सबका क्या होगा, सेवा होगा। इसमें मेन आपको याद रखना है कि शुरू कब हुआ था, किस कंट्री के साथ है, भारत जर्मनी के साथ है। शुरुआत महाराष्ट्र से पुणे से हुआ था। ये इसके की पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देख ले आईपीबी और चॉइस बेल्ट, इसकी कहानी देख लें तो ये जो है आपका चॉइस बेल्ट से आईपीबी से अनुबंध हासिल किया गया, इसके बारे में हम लोग देखने का। इसमें देखो क्या है, चॉइस बेल्ट को आईपीपीबी से डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का अनुबंध मिला। कब मिला, 8 जनवरी 2026 को। ये बात एकदम याद रखना, कब मिला इसको, 8 जनवरी 2026 को। और देखते हैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू। ये चॉइस बेल्ट आईपीबी ने से अनुबंध हासिल किया। ठीक, चॉइस बेल्ट, ये चॉइस लिखा है भाई, ध्यान देना। ठीक है, चॉइस बेल्ट आईपीबी से अनुबंध हासिल किया। उद्देश्य क्या है, एक व्यापक डिजिटल निवेश मंच का शुभारंभ करना, एक व्यापक डिजिटल मंच का शुभारंभ करना। इसकी सेवाएं क्या क्या होंगी, देखो इसका म्यूचुअल फंड होगा, दूसरा हम कह सकते हैं रोबोट एडवाइजरी होगा, मोबाइल एप्लीकेशंस में होंगे और वेब ब्राउजर्स में, ये दो जगहों पर ये कहीं ना कहीं इसकी फैसिलिटीज होंगी। नेक्स्ट देखो आपको क्या दिया गया है, भारत की जीडीपी के बारे में बात करते हैं। तो अपने भारत की जीडीपी का क्या है, जनवरी 2026 में अमेरिका ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने वित्त 2025 और 26 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान लगाया है। ठीक है, उसने क्या किया है, उसने अनुमान लगाया गया है। इस टॉपिक को हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं एग्जाम के, क्या है सबसे पहले इसको, ये है क्या, वित्त वर्ष 2026 के लिए है। ठीक,
जीडीपी का अनुमान लगाया गया है। कौन प्रस्तुत किए थे? मॉर्गन स्टैनली किए थे। भारत की जीडीपी को कितना 7.6% वित्त वर्ष 2026 और 6.5% की बात करूं तो वित्त वर्ष 2027। ठीक है, नाम मात्र जीडीपी 8% है वार्षिक। नाम मात्र जीडीपी कितना है? 8% है। नेक्स्ट देखो, इसके मुख्य पॉइंट ये जरूर याद रखना। मुख्य पॉइंट की बात करूं तो वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी में सालाना आधार 6.5% की वृद्धि होने का अनुमान है। कितना अनुमान है भाई? 6.5%। ये इसका अनुमान लगाया गया है। नाम मात्र जीडीपी की बात करूं तो नाम मात्र जीडीपी फर्म ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की नाम मात्र जीडीपी वृद्धि 10 सालाना आधार पर 8% रहने का अनुमान लगाया है, जो वित्त वर्ष 2025 से 9.7% से कम है। ओके, प्रमुख कारक रिपोर्ट में बताया गया है। कौन कौन से कारक हैं कि राजकोषीय और मौद्रिक नीति समर्थन, बढ़ी हुई क्रय शक्ति और श्रम बाजार के दृष्टिकोण से व्यापक उपभोग में सुधार होने की उम्मीद। ठीक, ये कहीं ना कहीं इसके प्रमुख कारक हैं। पूंजीगत व्यय की बात करूं तो रिपोर्ट में निवेशकों के बढ़ते विश्वास के कारण पूंजीगत व्यय में व्यापक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जिससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ये इसका है सबसे इंपॉर्टेंट बात। इसमें इस बात पर जरूर जोर दिया गया है कि निरंतर टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितता के बीच घरेलू मांग से विकास को गति मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रेल का महोत्सव हुआ था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये महोत्सव जो है 9 जनवरी को हुआ था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। ठीक है, इसमें देखो 9 जनवरी 2026 को 100 रेल अधिकारियों को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। ठीक है, 9 जनवरी 2026 को 100 रेल अधिकारियों को अति विशिष्ट, कितने अधिकारियों को? ये बात याद रखना है। 9 जनवरी 2026 को ये बात याद रखना है, किस पुरस्कार से? अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। रेल मंत्रालय, एमओआर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, एमआईबी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 100 रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को 70वां मतलब 70th अति विशिष्ट रेल पुरस्कार जो है वो क्या किया है? प्रदान किया। ठीक, और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रेलवे जोन को 2026 मतलब जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस किए थे उनको 26 शील्ड से सम्मानित किया गया है। कितने शील्ड से? 26 शील्ड से। पुरस्कार समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है? नई दिल्ली स्थित यशोभूम के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में किया गया है। ये बात जरूर याद रखना, IIIC। ठीक है, ये बड़े अच्छे से याद रखना, कहां पर किया गया है? इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में किया गया है। ये बात एकदम रख लेना। ठीक, और कितने कंट्री को मतलब कितने शील्ड दिए गए हैं? 26 शील्ड दिए गए हैं। कौन सा ये पुरस्कार था? कौन सा सम्मेलन था? 70 था। किसमें थे? 100 रेल अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कितने को? 100 रेल अधिकारियों को। किस डेट में? 9 जनवरी को। तो ये आप याद रखना। महत्व की बात करते हैं तो इसका महत्व क्या था? मोटिव क्या था? ABRSP भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा पुरस्कारों में से एक है। ये बहुत सर्वोच्च है। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है तो ये रेलवे का सबसे सर्वोच्च है, जो अनुकरणीय सेवा, नवाचार, साहस और संस्थागत उत्कृष्टि को मान्यता देता है। प्रमुख व्यक्ति, ध्यान से देखो, ये बड़ा मजेदार है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री वीरना सोमन्ना और MOR सतीश कुमार, अध्यक्ष एवं मुख्य अधिकारी CEO भारतीय रेलवे बोर्ड और अन्य गणमान्य व्यक्ति क्या थे? उपस्थित थे। लेकिन इसमें 2 लोगों का नाम, एक तो आपको ये, दूसरा ये नाम याद रखना है। स्मारक विमोचन। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय रेलवे में विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार की टकसाल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल और फिर पश्चिम बंगाल जो कोलकाता है, टकसाल के स्मारक सिक्का, एक सिक्का जो है वो बनाया गया है और डाक टिकट भी कहीं ना कहीं जारी किया गया है। 2 चीजें जारी की गई स्मारक में, एक तो कॉइन्स बनाया गया है, दूसरा आपका डाक टिकट बनाया गया है। नेक्स्ट देखो, 9 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने रेल विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूरे कर लिए। कितने वर्ष पूरे कर लिए? 100 वर्ष पूरे कर लिए। भारत में 68,700 किलोमीटर से अधिक विद्युतीकरण हो चुके हैं, जिसमें से 72% से अधिक भी कार्य
पूरा हो चुका है। आगे बात करते हैं 2026 में एक मुहिम चलाई गई है 52 सप्ताह 52 सुधार का एक शीर्षक है, जिसमें रोड मैप के अनावरण किया गया है, जिसके तहत ग्राहक सेवा, रखरखाव और गुणवत्ता प्रबंधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हर सप्ताह एक बड़ा सुधार लागू किया जाएगा। ठीक, एक भी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात कर लें कि प्रौद्योगिकी में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग DRDR&D ने 9 जनवरी 2026 को, ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला DRDL की स्क्रैम जेट कनेक्ट पाई टेस्ट का सुविधापूर्ण आकार के सक्रिय रूप से ठंडा किए गए स्क्रैम जेट इंजन कबस्टर्स का दीर्घकालिक जमीनी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये है। अब देखो क्या इसमें याद करने वाली चीजें हैं। पहली बात डेट याद करना है, दूसरी चीज क्या याद करना है, ये तो डेट हो गया। दूसरा हमें याद क्या करना है, दूसरा हमें याद करना है नाम, ठीक है, सुपर सैनिक कंबंशन रेजिमेंट, जिसका नाम अगर मैं बात करूं तो स्क्रैम जेट, ठीक, इसका क्या किया गया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कहीं ना कहीं भारत जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्या है ये भैया, ये पूर्ण आकार के सक्रिय रूप से ठंडा किए गए स्क्रैम जेट इंजन की दीर्घकालिक जमीनी प्रशिक्षण था। ठीक, पहली बात। दूसरा देखो कौन, तो दूसरा अगर मैं कौन की बात करूं तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है, कौन किया, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। ठीक, दूसरा देखो कहां, स्क्रैम जेट कनेक्ट पाइप टेस्ट, स्क्रैम जेट कनेक्ट पाइप टेस्ट कहां पर हुआ था, तेलंगाना में। कहां पर, तेलंगाना। कहां पर है, हैदराबाद में है। प्रयोगशाला DRDL रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला का उपयोग किया गया था। उद्देश्य क्या है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्षमता का विकास करना, ताकि अपना भारत और ज्यादा स्टेबल डेवलप हो जाए भाई। ठीक है, कॉन्फिडेंस, गति मैक 5 से अधिक 6100 किलोमीटर घंटे से अधिक। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा है, काफी अच्छी चीज है। प्रशिक्षण की अवधि की बात करूं तो 12 मिनट से अधिक। कितना प्रशिक्षण की अवधि थी, 12 मिनट। ये पॉइंट याद रखना, ये जरूर याद रखना। ये तकनीकी सक्रिय शीतलन युक्त वायु श्वास लेने वाला सुपरसोनिक दहन रेजिमेंट है। ये जो है आपका इसकी तकनीकी है। तो आपने क्या देखा, क्या, कौन, कहां, प्रयोगशाला, उद्देश्य, प्रशिक्षण, तकनीक। आप कोई भी स्क्रीनशॉट मत लो, लेकिन इसको मत भूलो, ये हर टॉपिक का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक, आपका अगर पेपर में आएगा तो यहीं से आएगा। नेक्स्ट देखो, प्रगतिशील स्क्रैम जेट का प्रशिक्षण पहले के जमीनी प्रशिक्षण जिनमें 120 सेकंड का रन और 1000 सेकंड का एंड्योरेंस टेस्ट शामिल है। ये बात याद रखना, ये मत बोलना दोस्त, मेरे दोस्त, ये याद रखना कि पहले के जमीनी प्रशिक्षण में जिसमें 120 सेकंड, कितना, 120 सेकंड किया था, उसके बाद में फिर 1000 सेकंड का एंड्योरेंस टेस्ट शामिल है। ये बात याद रखना। धीरे धीरे स्क्रैम जेट को प्रौद्योगिकी को बढ़ावा, जिससे भारत को की क्षेत्रीय प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हुई। ठीक, ये बात याद रखना कि इसका प्रशिक्षण जो किया गया था, इसका जो परिरक्षण किया गया था, ये कुछ इस तरह से थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या है कि इसके बारे में, डीआरडी के बारे में, डीआरडीओ का गठन भारतीय सेना आईए के तकनीकी विकास संस्थानों TTE और तकनीकी विकास उत्पादन निदेशालय DTDP और रक्षा विज्ञान संगठन DSO के विलय से हुआ था। अध्यक्ष कौन है, समीर बी कामत। मुख्यालय नई दिल्ली, दिल्ली। स्थापना 1958। ये बात याद रखना कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। कब हुई थी, 1958 में हुई थी। याद रख लेना, 1857 और 1958। 1857 में पहला विद्रोह हुआ था और 1958 में हम कह सकते हैं कि डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी तो 1857, 1958, 1857, 1958 दोनों राइमिंग है, भूलना मत, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये 1958 जिसमें डीआरडी की स्थापना हुई, वो 1857 जिसमें पहला विद्रोह हुआ। जिसमें हमको दिया गया है मेढकों की 2 नई प्रजाति खोज ली गई है, जो भाई, हाँ,
अब देखो इसमें जो है मेढकों की दो नई प्रजाति खोज ली गई हैं, कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम लोग इत्मीनान से पढ़ते हैं। ठीक है, देखो दिल्ली की कहानी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिस्कवर किया है। जनवरी 2026 में 10 जनवरी 2026 में दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के दूरस्थ पर्वतीय आवास में पतली भुजाओं वाले दो मेढकों की डिस्कवरी की गई है। एक तो ये है, एक और, ठीक है, उनका फोटो भी इसी में कहीं होगा। ठीक है, तो दूरस्थ पर्वतीय आवासों में पतली भुजाओं वाले मेढकों को की दो नई प्रजातियां कौन कौन सी, देखो भुजा वाले मेंढक का नाम है लेप्टोब्रेकियम सोमानी। लेप्टोब्रेकियम सोमानी की खोज की गई है। मेचुका पतली भुजा वाला मेंढक है, जो मेचुका, इसका नाम क्या रखा गया है, मेचुका। ये है, ये इसकी पतली भुजा है, पतली पतली है। ठीक है, ये इसकी पतली भुजाएं हैं। ये निष्कर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित पीयर रिव्यूड वैज्ञानिक पत्रिका पीएलजे में प्रकाशित हुए थे। कहां पर प्रकाशित हुए थे, पीएलजे में ये प्रकाशित हुए थे। आगे देखो परीक्षा से क्या क्या पूछा जा सकता है। मेढकों की दो नई प्रजातियों की खोज, प्रजातियों का नाम क्या है, सोमन्स स्लेंडर और आर्म फ्रॉग, सोमन्स स्लेंडर आर्म फ्रॉग या लेप्टोब्रेचियन सोमानी, दोनों के नाम से जान सकते हो। और दूसरा है मेचुका स्लेंडर आर्म फ्रॉग, जिसका है लेप्टोब्रेचियन मेचुका है। ठीक है, तो पहले का सोमन्स है, दूसरे का क्या है, मेचुका है। ये बात याद रखना। किसके द्वारा की गई, दिल्ली विश्वविद्यालय भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा। कहां किया गया था, अरुणाचल प्रदेश में, पीएलजे और प्रकाशित कुल मेगोफायरेट वंश लेप्टोब्रेकियस। ये कुल याद रखना कि इसका कुल क्या है बायोलॉजिकल में, जीव विज्ञान के तहत। और वंश की बात करूं तो ये कौन से वंश में आते हैं, लेप्टोब्रेकियम वंश से आते हैं। ठीक, तो ये दोनों में पूछा जा सकता है। एक तो ये आपका करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरा ये बायोलॉजी साइंस, ठीक है, ये साइंस के पोर्शन में भी पूछा जा सकता है। तो दो जगहों पर ये बातें पूछी जा सकती हैं कि भैया जो मेढक खोजे हो उसका कुल कौन सा है, तो बता देना कि मेगोफ्राइड है, वंश कौन सा है, लेप्टोब्रेकियम है। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपकी बात करें तो इस खोज के बारे में सहयोगिया खोज दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया है, ये हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको बात किया जाए, हाँ अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे दो। ठीक है, और इसका मेचुका पतला भुजा वाला मेंढक है, ये हम लोग जान चुके हैं। ये खोज स्थल, इस प्रजाति की पहचान ARZ के सियोम जिले के मेचुका कस्बे के पास हुआ है। भारत चीन सीमा के निकट की गई है। नामांकन और आकार मेचुका कस्बे के नाम पर नामित है। मेचुका जो है वहां के कस्बे का नाम है, वहां का जो डिस्ट्रिक्ट है। इस मेंढक की लंबाई लगभग 60 mm है। जो मेंढक है उसकी लंबाई कितनी है, 60 mm है। रूप रंग, इसका शरीर एक समान भूरे रंग का होता है, जिसमें लालिमा लिए हुए रंगत होती है, थोड़ा भूरा होता है, लालिमा में होती है। इसकी आंखें चांदी जैसे सफेद होती हैं। यह सदाबहार जंगलों और आसपास के घास के मैदान में निवास करता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में मुख्यमंत्री जो है पेमा खांडू है, राज्यपाल जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम है, और राजधानी ईटानगर है। वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो तल्ले वन्यजीव अभ्यारण्य ईगल है। नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य दो है, एक तल्ले वन्यजीव है और एक है ईगल नेस्ट है। तो ये थे अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहानी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी सबको मालूम है। विश्व हिंदी दिवस, जिसे विश्व में हिंदी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व भर में हिंदी भाषा के प्रति जागरूक को बढ़ावा देने और दुनिया भर में हिंदी भाषा लोगों के लिए योगदानों सम्मानित रूप से मनाया जाता है। मतलब हिंदी दिवस जो है वो हमारे भारत में मनाया जाता है, काफी गौरवपूर्ण की बात है। इसकी कुछ पॉइंट व्यू देखते हैं। परीक्षा संबंधी क्या, विश्व हिंदी दिवस 2026 जो है ये विश्व हिंदी दिवस है। कब, 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहला आयोजन कब हुआ था, 10 जनवरी 2006 को। ये बात एकदम याद रखना कि पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था, 10 जनवरी 2006 को। 10 जनवरी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी के पहले प्रयोग 1949 का प्रतीक है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 के स्मृति में मनाया गया है। किसमें मनाया गया है भैया, ये याद रखो, 10 जनवरी को। कब, 1949 का प्रतीक है। कौन सा, संयुक्त राष्ट्र महासभा।
हिंदी के पहले का ये प्रथम मतलब हम कह सकते हैं सभा थी, और ये जो है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रतीक माना जाता है, स्मृति के रूप में मनाया जाता है। आयोजक विदेश मंत्रालय MEA, उद्देश्य विश्व स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार करना। ठीक, जब इंडियन ही नहीं बोल रहा है हिंदी तो विश्व की बात ही छोड़िए। हमारे यहाँ अगर इंडिया में कोई हिंदी थोड़ा सा बोल दे अगर, और कोई पढ़े हो ना पढ़े हो थोड़ा इंग्लिश बोल, तो सब लोग कहेंगे भैया ये बहुत जानकार है। ठीक है, पहले आप अपनी भाषा से प्रेम तो करिए। हमारे यहाँ क्रिटिसाइज किया जाता है लैंग्वेज को लेकर के, कोई बहुत उम्दा जानकार हो, बहुत अच्छा खासा जानकार हो, लेकिन अगर वो हिंदी बोल रहा है तो उतना जानकार नहीं है इंस्टीट्यूट टू इंग्लिश। जो इंग्लिश बोल रहा है उसको बहुत ही जानकार मानते हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिंदी दिवस 14 सितंबर जो राष्ट्रीय पालन है, राष्ट्रीय पालन में 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, क्योंकि जब अपने को फॉलो करेंगे ना तभी हो पाएगा। पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो ये निर्णय जो है विश्व हिंदी सम्मेलन का अनुवर्ती 8 जून 2005 को अपनी बैठक में 10 जनवरी को विश्व को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किसने लिया था? मनमोहन साहब ने लिया था। ठीक है, बहुत ही जीनियस। प्रथम आयोजन 2006 में 10 जनवरी को हुआ था। तब से विदेश मंत्रालय जो है ये इसको मनाता हुआ आ रहा है। ठीक, सबसे पहले किसने मनवाया, कौन से शुरुआत किए थे? मनमोहन साहब किए थे। कब किए थे? 10 जनवरी 2006 को। ठीक, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये आपका नेक्स्ट है, केरल उच्च न्यायालय के 40वें मुख्य न्यायाधीश ने शपथ लिया। इनका नाम क्या है? याद कर लो भाई, ये है महापुरुष। ठीक है, ये इनके बारे में बात करते हैं कि न्यायमूर्ति सोमेन, ठीक है, न्यायमूर्ति सोमेन सेन ने केरल के उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। कब? 10 जनवरी 2026 को। ठीक, कौन थे? सोमेन सेन थे। ये कहां पर शपथ लिए थे? केरल के उच्च न्यायालय में लिए थे। और ये केरल उच्च न्यायालय के कौन कितने नंबर के हैं? 40वें मुख्य न्यायाधीश है। कौन है? 40वें मुख्य न्यायाधीश है। शपथ ग्रहण में कौन कौन थे? किसके बिहाफ पर? केरल के राज्यपाल जो हैं राजेंद्र अर्लेकर, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, ठीक है, और अध्यक्ष AN शमशीर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी वहां पर उपलब्ध थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया? राजभवन में उन्होंने शपथ पत्र दिलाई। कहां पर? राजभवन में। किसने दिलाया था? न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार का स्थान लिया। जो इनकी मैं बात करूं जो 9 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हुए थे, ये जो नितिन मधुकर हैं, इनके जगह पर जो आज सोमेन सेन है, उनकी जगह पर इसके पहले मुख्य न्यायाधीश, मतलब हम बात करें 69वां, क्योंकि वहां पर 40 मुख्य न्यायाधीश के रूप में गए हैं, इसके पहले 69वां जो थे वो नितिन मधुकर जामदार थे। नितिन मधुकर जामदार थे, उनकी जगह पर ये इनकी नियुक्ति की गई थी। समझ गए? नेक्स्ट देखो, इनके बारे में बात करते हैं, क्या पूछा जाएगा? तो केरल के उच्च न्यायालय कौन से? 40वें मुख्य न्यायाधीश नाम क्या है? सोमेन सेन, पूर्ववर्ती नितिन मधुकर जामदार। दोनों का नाम याद रखना। हो सकता है कि ये पूछ सकते हैं कि सोमेन सेन जो है, सोमेन सेन किस अधिकारी या किस मतलब न्यायाधीश के जगह पर स्थान ग्रहण किए थे? आपका ऑप्शन आ सकता है नितिन मधुकर जामदार। ठीक, नेक्स्ट देखो, इनके बारे में सोमेन सेन के बारे में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक वगैरह के थे, तो इनसे कोई खास लेना देना नहीं है। आपका ये साहब है, ठीक है, अक्का पडे योजना चलाए थे, बहुत ही अच्छा योजना चलाए हैं। ये कर्नाटक में चलाया गया है। ठीक है, कर्नाटक के कैबिनेट ने महिला बाल सुरक्षा योजना को मंजूरी दी गई है, बहुत ही अच्छा योजना है। जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में, कौन से? सिद्धारमैया, जो इनका सिद्धारमैया है, कर्नाटक के मंत्रिमंडल ने राज्यभर में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अक्का पडे, कई कुछ लोग बोलते हैं भैया ये है इंग्लिश अक्का पडे। अब आप लोग पडे बोलो, पढ़े बोलो, जो इच्छा हो बोलो। ठीक, तो ये अक्का पडे का शुरुआत किया था, बड़ी बहन बल जिसको कहते हैं ना, योजना का शुरू किया था, शुभारंभ किया था, इसको मंजूरी दी थी। क्या है? ये है कर्नाटक कैबिनेट ने महिला एवं बाल सुरक्षा योजना की मंजूरी दी। योजना का नाम अक्का पडे। उद्देश्य क्या है? महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षण। मुख्य गतिविधियां संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त सुबह 7 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक, और जन जागरूक अभियान चलाया गया है। जन जागरूक अभियान चलाया गया है। ये बात याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, क्योंकि ये आप लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सबसे ज्यादा यही से क्वेश्चन बनेगा।
नेक्स्ट देखो, इसमें अक्का पांडे योजना के बारे में अवलोकन किया जाए कि यह एक महिला और सामुदायिक केंद्रित सुरक्षा कार्यक्रम है जिसे महिलाओं, लड़कियों और बच्चों को हिंसा, उत्पीड़न, शोषण, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों से बचाने के लिए, मतलब स्त्रियों को बचाने के लिए मुहिम चालू किया गया है। चरणबद्ध कार्यान्वयन, इसमें बात करें, यह योजना शुरू में 3 जिलों में, कहाँ कहाँ, मैसूर, बेलगावी और दक्षिण कन्नड़ में 3 जगहों पर यह शुरू किया गया, ये याद रखना, ठीक है। यह योजना शुरू किया गया था, शुरू की गई है, और अब कर्नाटक के सभी 31 जिलों में 5 पुलिस आयुक्तों का इसका विस्तार किया गया है। अब कर्नाटक के सभी जिलों में इसका शुरुआत कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। अक्का पांडे वाहन, अक्का पांडे टीम को की गतिशीलता, दृष्टता और पहुंच में सुधार के लिए राज्य द्वारा विशेष रूप से एक वाहन प्रदान किया गया है। जैसे आपने ग्रेटर नोएडा में पिंक टॉयलेट देखा है ना, पिंक टॉयलेट, फिर पिंक टैक्सी, ऐसे यहाँ पर भी एक वाहन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, चिराग पासवान, बड़े ही युवा नेता ये हैं और काफी ठीक ठाक है, देखते हैं। इन्होंने इंडस फूड की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है, चिराग पासवान उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड का जो है स्थापना किया है। इसकी खासियत देखते हैं, 2026 को उद्घाटन किया है, 9 जनवरी 2026 में, ठीक है। ये उल्टा लिख किया है, ये ऐसा लिखना चाहिए था, 9 जनवरी 2026 में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में एशिया की प्रमुख वैश्विक खाद्य और पेय पदार्थ और व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड के 9वें संस्करण का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन भारतीय, मतलब इसका कहीं ना कहीं आयोजन का 8 से 10 2 दिवसीय, ये भी कितना है, 2 दिवसीय है, 2 दिवसीय ये भी आयोजन हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये आपका जो है चिराग पासवान ने किया था। इसमें याद क्या करना है, कब के थे, 9 जनवरी को। कौन सा संस्करण है, 9वां संस्करण है। कब से कब तक, 8 से लेकर के 10 जनवरी तक। नेक्स्ट देखते हैं, इंडस फूड का भागीदारी। इस आयोजन में 30 से अधिक देशों के 2200 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों के 15,000 से अधिक खरीदारों ने भाग लिया था। इसमें से याद रखना कितने, 30 से अधिक देश, 2200 से अधिक प्रदर्शक, 120 से अधिक देशों में 15,000 से अधिक खरीदारों ने भाग लिया था। नए पवेलियंस, इस आयोजन में 2 नए पवेलियंस जोड़े गए हैं, जैसे कि पालतू पशु आहार और पशु पोषण और खाना पकाने के बर्तन और रसोई के बर्तन, ठीक, ये जोड़े गए हैं। उसके बाद में इसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, प्रीमियम उत्पादों और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसमें जो है इंडस फूड 2026 देखा गया है, ठीक है। इंडस फूड 2026 को इसको मद्देनजर रखते हुए देखा गया है। विश्व पाक विरासत सम्मेलन, अगर मैं विश्व पाक विरासत सम्मेलन की बात करूं तो ये प्रमुख पहल थी। इसमें 9 जनवरी 2026 को आयोजन, 9 जनवरी 2026, ये पॉइंट याद रखना। आयोजन के एक भाग के रूप में पहला विश्व पाक विरासत सम्मेलन 2026 को किया गया, ये पहला है, जो कहीं ना कहीं यह सम्मेलन भारतीय पाक संघ महासंघ IFCA द्वारा आयोजित किया गया है। किसके द्वारा आयोजित किया गया है, भूलना मत, IFCA, भारतीय पाक महासंघ। 2 चीजें इसमें याद रखना, सबसे पहले 9 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया है। दूसरा, यह सम्मेलन किसके तहत, भारतीय पाक संघ महासंघ के तहत शुरू किया गया है। भारतीय स्टार्टअप चैलेंज कौन कौन से हैं इसमें अगर मैं बात करूं तो इस कार्यक्रम के दौरान ध्यान देना, IPDA ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का उद्देश्य जो है किया है, जिसमें कहीं ना कहीं एग्रीटेक और रेजिलियंस एडवांस एंड इनक्यूबिनस फॉर एक्सपोर्ट इन्वेलेंट भारतीय स्टार्टअप चैलेंज का शुभारंभ किया है। ये नाम एकदम याद रखना, इसको मत भूलना, कौन सा, भारतीय स्टार्टअप चैलेंज का शुरुआत किया है। नेक्स्ट बात करते हैं सऊदी अरब की उपलब्धि। सऊदी अरब के प्रदर्शक असलान, ठीक है, असलान ने अपनी 75 साल की विरासत का जश्न मनाया, जिसमें भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे खाद्य व्यापार संबंधों और मजबूत साझेदारी का उजागर किया है, ठीक है। जब ये अपना 75वां साल विरासत जश्न मना रहे थे, तब वहां पर कहीं ना कहीं इंडिया और अरब के बीच में जो व्यापार संबंध था उसको और मजबूत किया गया है। समझौता क्या किया गया है, ये बात याद रखो। इसमें द्विपक्षीय खाद्य व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत और UAE, ठीक है, सऊदी अरब गलियारे के लिए खलीफा आर्थिक क्षेत्र अबू धाबी, ठीक है,
अबुधाबी यूएई टीपीसीआई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इससे कहीं ना कहीं अपना इंडिया जो है खाद्य मंत्रालय के तहत काफी अच्छा और मजबूत होगा अपना यूएई और भारत के साथ इसका रिलेशन। इसका अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनवरी में, ठीक है, जनवरी में 9 जनवरी 2026 में स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सेवाओं का शुभारंभ भी घोषणा कर दिया है कि इसके नाम से भैया चलो स्पीड पोस्ट भी बनाओ और क्या करो, स्पीड पोस्ट का शुरुआत कर दिया गया है। इसमें जो है इसके स्पीड पोस्ट का भी शुरुआत कर दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।